हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज इतिहास का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर आ चुके हैं। हम लोगों ने सीरीज शुरू की है एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, कंप्लीट इतिहास यानी हिस्ट्री को पूरा करने की। तो आइए आज का चैप्टर देखते हैं। आज का चैप्टर है महाजनपद और मगध साम्राज्य, यानी महाजनपदा एंड मगध एम्पायर। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोगों को बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर से सभी कंपटीशन एग्जाम का। आप 8447410108, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी सर्विसेज हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको, हिस्ट्री यानी इतिहास की पूरी बुकलेट की पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स की इसकी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, महाजनपदा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत में देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत में महाजनपद का काल माना जाता है। पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में महाजनपद का काल बताओ, तो आपका आंसर आ जाएगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 6th सेंचुरी बीसी। वस्तुतः उत्तर वैदिक काल में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के कारण जनपद शक्तिशाली होकर महाजनपद में बदल गए। छठी सदी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब के आसपास के क्षेत्रों में कुछ नगरीय तत्व जैसे शासक वर्गों का उदय, व्यापार वाणिज्य का विकास, शिल्प कारखानों का विकास, इमारतों का निर्माण, ये सब दिखाई देते हैं। इसलिए महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। महाजनपद काल को आप लोग सेकेंड टाउन रेवोल्यूशन कहते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं, क्योंकि प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। फर्स्ट आप टाउन रेवोल्यूशन हड़प्पा को मानेंगे और दूसरे वाला आप महाजनपद काल को। ये क्वेश्चन 2 बार अलग-अलग समय पूछे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक हुआ करती, किंतु वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 16 के 16 जो महाजनपद थे, उनमें कहाँ-कहाँ पर राजतंत्र था? ज्यादातर जगह राजतंत्र था, सिर्फ 2 जगह आपको गणतंत्र मिलेगा, वज्जी में और मल में। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला वज्जी महाजनपद गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में स्थित है। यह कुल 8 कुलों का संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी एवं लिच्छवी जो है प्रमुख थे। नाम सुना होगा आपने, लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम विश्व का प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है? लिच्छवी को माना जाता है और राजधानी वैशाली थी। कौशल के समीपस्थ में मल्लों का गणराज्य था, जिनकी राजधानी कुशीनरा थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मल गणराज्य में हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। कोलीय एवं शाक्य भी महाजनपद कालीन गणराज्य थे, जिसकी राजधानी रामग्राम और कपिल वस्तु हुआ करती थी। 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें तो कौन से हैं? एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। नंबर 1 अंग। अंग की राजधानी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर। दूसरा है मगध, गिरिवर्ज राजधानी राजगिरा नाम। काशी महाजनपद, राजधानी वाराणसी। महाजनपद मल्ल, राजधानी कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर में। महाजनपद कौशल, राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद। छठा महाजनपद था पांचाल, उत्तरी अहिस्तर एवं दक्षिणी काम्पिल्य। फिर बात आती कुरु की। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा। वज्जी की राजधानी विदेह एवं मिथिला।
मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर। 10वां है वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी सेतुवती यानी सुक्तिमती। असमक की राजधानी पोतन या पोटली। अवंती की राजधानी उत्तरी उज्जैन एवं दक्षिणी महेशमती साम्राज्य, आपने बाहुबली में भी सुना। गांधार राजधानी तक्षशिला। कंबोज राजधानी हाटक। राजपुर यानी कश्मीर। ये सारे के सारे 16 के 16 महाजनपद थे और उसके साथ उनकी कैपिटल्स थी, राजधानियां थी। मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें, मगध के प्राचीनतम इतिहास की रूपरेखा महाभारत में और पुराणों में भी मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीनतम राजवंश का संस्थापक वृहद्रथ हुआ करता था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक जो राजधानी थी वो गिरिवर्ज की स्थापना थी, गिरिवर्ज थी और उसकी स्थापना वसु के द्वारा ही की गई थी। वृहद्रथ का पुत्र जरासंध का एक पराक्रमी शासक था। जरासंध, वृहद्रथ का पुत्र जरासंध जो है वो मगध का एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था, जिसने अनेक राजाओं को हराया था। आखिर में उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था, यह भी याद रखना है। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। फिर बात आती हर्यक वंश की, जिसका दूसरा नाम है पित्तरहंता वंश। 544 से 412 बीसी का इसका समय है। वृहद्रथ वंश के बाद मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ करता तथा प्रारंभिक राजधानी इसकी राजगीर या गिरिवर्स थी। इस वंश के प्रमुख शासक कुछ इस तरीके से थे। सबसे पहले नाम आता बिंबिसार का, 544 से 412 बीसी 92 बीसी। बिंबिसार मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली राजा था। इसे जैन साहित्यों में श्रोणिक भी कहा गया। याद रखना, बिंबिसार को जैन साहित्यों में क्या कहा गया? श्रोणिक कहा गया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए विभिन्न राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल राज्य की महाकोसला थी, जो कि कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। इसे बिंबिसार को काशी प्रांत दहेज में मिला, जिसकी वार्षिक आय उस जमाने में 1 लाख रुपए थी। ये बहुत बड़ा काम था यहाँ। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। नाम याद रखना, चेलना, जिसने अजात शत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री अक्षेमा थी। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी भाई। पहला नाम आपने देख लिया, दूसरा नाम आपने देखा और तीसरा नाम आपने देख लिया। बिंबिसार के काल में मगध साम्राज्य का सबसे प्रबल शत्रु अवंती नरेश चंड प्रदोत महासेन था। बिंबिसार ने कुशल कूटनीतिक चालों का परिचय देते हुए बिंबिसार से उस समय में इन दोनों ने चंद्रपोत और इसके बीच में उस समय मित्रता हो गई थी। इसको छोड़ देना आप लोग। बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवन को चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। मगध का शासक बिंबिसार युद्ध के समकालीन था। फिर बात आती है अजात शत्रु की, 492 से 460 बीसी। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया, इसलिए इसे पित्तरहंसा या पित्तरहंता भी कहते हैं। अजात शत्रु का एक अन्य नाम कुणिक भी हुआ करता तथा यह जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का पोषक था। याद रखना है भाई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आमतौर पर दोनों धर्मों का फॉलोवर या दोनों धर्मों को मानने वाले का नाम पूछा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु अपने संपूर्ण शासनकाल में राज्य साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रामक नीति का
अनुसरण किया तथा इसी क्रम में उसका कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध भी हुआ, किंतु परवर्ती काल में दोनों के बीच समझौता हो गया और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। ये भी बार-बार आपको अलग-अलग जगह सुनने को मिलेगा। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। फिर नाम आता है उदाइन का, 460 से 444 बीसी समय। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदाइन मगध के सिंहासन पर बैठता है और हर्यक वंश के शासक अपने पिता की हत्या के बाद शासन सत्ता प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इसको पितर, क्योंकि वह जितने राजा बने अपने पिताओं की हत्या करके बने, इसलिए इसको पितरहंता वंश भी कहा जाता है। उदाइन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा इसे मगध साम्राज्य की राजधानी बना दिया। उदाइन के बाद उसके तीनों पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। पुराणों या कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। इसके बाद जनता ने पितरहंताओं को शासन से उतार करके शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बना दिया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव भी रखी। शिशुनाग वंश में अगर देखेंगे तो 412 से 344 का समय है ये बीसी में। शिशुनाग 412 से 398 तक तो खुद वही फाउंडर ही रहेगा। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसको मगध में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर ली थी। फिर बात आती है कालाशोक का नाम आता है। ये कालाशोक का उपनाम कई बार पूछते हैं। उपनाम था काकवर्ण। 394 से 366 बीसी का समय है। इसने अपनी राजधानी पुनः फिर पाटलिपुत्र कर ली और इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये आपको याद रखना है। नंद वंश की बात अगर करें तो 344 से 322 ईस्वी का समय बीसी का समय नंद वंश का था। इस वंश का संस्थापक महानंदिन था। महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी थी। महापद्मनंद 344 बीसी से 322 बीसी। महापद्मनंद ने उत्तर भारत का पहला शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में सर्वस्त्रांतक, अक्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार कहा गया। महापद्मनंद सर्वप्रथम कलिंग विजय की उसने तथा वह एक नहर, वहां पर एक नहर खुदवाई थी जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया था। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा कर लाया था। संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र हुआ करते थे। फिर नाम आता है धनानंद का। महापद्मनंद नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। इसे ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अगरमीज कहा गया था। धनानंद में शासन काल में ही 320 26 बीसी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। धनानंद अत्यंत विलासी शासक था। अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता में धनानंद के प्रति रोष बहुत ज्यादा था। इसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। नंद शासक जैन मतानुयायी थे। नंद शासक जो जैन मत के अनुयायी थे। धनानंद के जैन अमात्य शाकटाल और शतुलभद्र हुआ करते। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। इनकी सेना में आप देखोगे 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 से 6,000 तक हाथी शामिल होते थे। मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच चुका था। तो ये पूरे का पूरा आपका ये चैप्टर रहा। इसमें आपको महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में देखा। फिर एक बार वही कहूंगा कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए
कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स की दूसरे सब्जेक्टों की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो। और अगर आप किसी भी की टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस है, सीजीएल है, या आपका डिफेंस वगैरह एनडीए, सीडीएस, ओटीएफ, कैट है, या फिर आपका सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस वगैरह है, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। हम पूरे भारत के अंदर कोरियर के माध्यम से नोट्स आपको भेजते हैं ताकि आप घर बैठकर तैयारी कर सकें। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।